नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। मित्रों, पिछली क्लास में हमने एनपीए तथा एनपीए की समस्या को दूर करने के जो वर्तमान में उपाय चल रहे हैं उनके बारे में चर्चा की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सार्वजनिक बैंकों में समेकन। सार्वजनिक बैंकों में समेकन, बैंकों में समेकन एवं विलय, समेकन एवं विलय। तो सबसे पहले थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। भारत में पहली बार नरसिम्हन समिति 1991 समिति, ये 2 बार बनाई गई थी। अभी मैं फिलहाल 1991 की चर्चा कर रहा हूं। द्वारा ये कहा गया कि भारत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में समेकन, कंसोलिडेशन, बैंकों में समेकन और विलय की प्रक्रिया, मर्जर और विलय की प्रक्रिया को लागू किया जाना चाहिए, नरसिम्हन समिति 2 बार बनी। एक को कहा जाता है नरसिम्हन समिति फर्स्ट, ये बनी थी बेटा 1991 में। और दूसरी बार ये बनी थी जिसको मैं समिति 2 कह देता हूं। ये फर्स्ट पूरा ना लिखना पड़े इसलिए मैं समिति 2 लिख देता हूं। ये 1998 में बनी थी। ये बैंकिंग सुधारों के लिए बनी समितियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सी समिति है? नरसिम्हन समिति है। और चलैया समिति जो है वो भी 1991 में बनी थी। ये कर सुधार से संबंधित है। कौन सी समिति? चलैया समिति। ये कर सुधार से संबंधित है। और जीएसटी सुधार के लिए केलकर समिति। तो ये तीनों समितियां आप ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण समितियां हैं। हो सकता है कहीं छोटे मोटे एग्जाम में या प्रीलिम्स में आपसे पूछ सका जाता है कि कौन सी समिति किससे रिलेटेड है। तो नरसिम्हन समिति किससे रिलेटेड है? बैंकिंग सुधार से रिलेटेड है। चलैया समिति कर सुधार से रिलेटेड है। जीएसटी सुधार से कौन सी समिति संबंधित है? तो वो है केलकर समिति। फिलहाल हम लोग नरसिम्हन समिति पर ध्यान देते हैं। तो इस समिति ने ये बताया था कि 4 लेयर्स में बैंकिंग सेक्टर होना चाहिए। कुछ बैंक इंटरनेशनल बैंकिंग का ही काम करें, कुछ रीजनल बैंकिंग का काम करें, कुछ ग्रामीण बैंकिंग का काम करें, कुछ नेशनल बैंकिंग का काम करें। ये ऐसा सिफारिश, ऐसी संकल्पना, ऐसे विचार किसके द्वारा दिए गए? नरसिम्हन समिति द्वारा। और आपको एक बात बता दें, एनपीए की जो अवधारणा है ये नरसिम्हन समिति फर्स्ट द्वारा ही दी गई थी। नरसिम्हन समिति फर्स्ट द्वारा ही किसकी? एनपीए के बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। भारत के भूतपूर्व जो मुख्य आर्थिक सलाहकार थे केवी सुब्रमण्यम साहब, इन्होंने कहा था कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अधिक संख्या में वैश्विक आकार के बैंकों की जरूरत है। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है मित्रों कि शीर्ष 100 वैश्विक बैंकों की सूची में भारत का केवल एकमात्र एसबीआई शामिल होता है, जबकि चाइना का 18 शामिल होता है, यूएसए का 12 शामिल होता है और साउथ कोरिया जो कि हमसे इतना छोटा है उसके भी कितने बैंक शामिल होते हैं? 6 शामिल होते हैं। बात क्लियर हुई? मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अब ये रिसेंटली आपने सुना होगा कि बैंकों का मर्जर किया गया था। तो इसके लिए इसके पहले भी एक बार एक समिति बनाई गई जिसको कहा जाता है पीजे नायक समिति। 2014 में ये गठित की गई थी। तो इसने भी ये कहा कि भारत में वैश्विक स्तर के बैंक होने चाहिए। अतः इस आधार पर सरकार ने बैंकों के विलय की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। अब आइए जानते हैं बैंकों के विलय की प्रक्रिया को। तो विलय की प्रक्रिया में होता क्या है? विलय की प्रक्रिया के दौरान
विलय की प्रक्रिया के दौरान एक बैंक द्वारा दूसरे बैंकों का अधिग्रहण कर लिया जाता है, अधिग्रहण किया जाता है तथा अंत में किसी एक बैंक का अस्तित्व शेष रहता है, बैंक का अस्तित्व शेष रहता है, शेष रहता है। अब आइए ये समझने का प्रयास करते हैं कि बैंकों के विलय के पक्ष में क्या क्या तर्क है हमारे पास। बैंकों के, तो हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, कलर चेंज कर लेता हूं। बैंकों के विलय के पक्ष में तर्क, विलय के पक्ष में तर्क। तो सबसे प्रमुख तर्क तो ये दिया जा रहा है कि इससे भारतीय बैंक भी वैश्विक स्तर पर प्रतियोगिता करने में सक्षम हो जाएंगे, ये सरकार द्वारा तर्क दिया गया है। पॉइंट नंबर 2, इसको पॉइंट वाइज ही देख लेते हैं। विलय के बाद बैंकों के पूंजी भंडार में वृद्धि होगी, बैंकों के पूंजी भंडार में वृद्धि। तीसरा, बड़े बैंकों का लिख लेते हैं, बैंकों का जोखिम स्तर ये कम होता है। पॉइंट नंबर 4 में ये बात कही जा रही है, परिचालन लागत कमी आएगी जिससे बैलेंस शीट में सुधार होगा। बैलेंस शीट की चर्चा हमने पिछली क्लास में कर रखी है। बैलेंस शीट में सुधार होगा, ऑपरेशनल कॉस्ट में जो है वो कमी आएगी, बैलेंस शीट में सुधार होगा, ऑपरेशनल कॉस्ट में कमी आएगी। जैसे इससे क्या हुआ कि मान लीजिए जब बड़ा बैंक हो गया तो जो भी चीज चाहिए होगा वो ज्यादा मात्रा में चाहिए होगा। तो कंप्यूटर अगर चाहिए तो ढेर सारे चाहिए। तो अब अगर कोई सामान आप अधिक मात्रा में लेते हैं तो थोड़ा कम रेट में पड़ जाता है। रसीद वगैरह आपको बनवानी है, कार्ड छपवाना है, तो ये सब बैंकों में इनकी सबकी आवश्यकता पड़ती है। तो उससे क्या होगा कि थोड़ा रेट कम लग जाएगा। तो ये चीज है, इससे परिचालन लागत में क्या आ रही है, कमी आ रही है। अगला, सरकार पर वित्त पोषण का, और किसका वित्त पोषण, सार्वजनिक बैंकों का, सरकार पर वित्त पोषण का बोझ कम होगा। अगला पॉइंट नंबर 6, बैंकों का एनपीए प्रबंधन और अधिक कुशल होगा। पॉइंट नंबर 7 में हम लोग ये कह सकते हैं कि बैंकों पर नियंत्रण करना आसान होगा। जब बैंकों की संख्या कम रहेगी तो उन पर नियंत्रण आसानी से किया जाएगा। बैंकों पर नियंत्रण करना आसान होगा। और
जब बड़े बैंक हो जाते हैं तो बड़े बैंक TVTF के सिद्धांत पर काम करते हैं। TVTF का सिद्धांत, ये सिद्धांत क्या है मित्रों? इसका पूरा नाम है टू बिग टू फेल। टू बिग टू फेल अर्थात ये, आप ध्यान से समझिए, ये आपने पढ़ा होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस इंग्लिश ग्रामर में। अब इसका मतलब यहाँ पे निगेटिव है। निगेटिव तब होता है यदि टू के बाद, ये TOO इसमें एम्फसाइज किया जाता है, टू के बाद ये जो अगला वाला टू आ रहा है यहाँ पे TO, सिंगल TO, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है, तो इसका अर्थ निगेटिव हो जाता है। जैसे इसका मतलब ये हुआ कि वह इतना बड़ा हो जाएगा कि फेल हो ही नहीं सकता है। आपने ये पढ़ा होगा भाई इंग्लिश ग्रामर में, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, सीसैट में भी आपका पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज है मित्रों। अब जैसे एक सेंटेंस इसमें मुझे याद आ रहा है, जैसे ये लिखा जाए, सी इज टू वीक, सी इज टू वीक टू रन। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वह इतनी कमजोर है कि वह दौड़ नहीं सकती है। और इसी में फिर आपको ध्यान हो तो रिमूवल ऑफ टू भी पढ़ा जाता है। तो इसका रिमूवल, TOO का अगर हमको रिमूवल करना है तो इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा दूसरे प्रकार से, तो ये हो जाएगा सी इज सो वीक, सी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट। कांट भी पढ़ा जाता है, कैंट भी पढ़ा जाता है ना, कैन रन, ठीक है। प्रेजेंट होता है तो कैन और पास्ट होता है तो कुड नॉट लगा देते हैं। बात क्लियर हुई? तो यहाँ पे भी ये सिद्धांत है। ये तो मैंने आपसे कहा कि टू के बाद अगर टू आ रहा है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है तो नेगेटिव हो जाता है। कहीं पे भी आप देख सकते हैं। तो ये चीज हो गई। जैसे हमने आपको एक और एग्जांपल बताया, सी इज टू वीक टू रन। इसका मतलब है कि वह इतनी कमजोर है कि वो दौड़ नहीं सकती है। फिर ये रिमूवल ऑफ टू है, सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट रन। तो ये भी एक सिद्धांत है, ये भी एक पक्ष में तर्क है। जो बड़े बैंक होते हैं वो फेल नहीं होते हैं, इनका जोखिम स्तर क्या होता है? कम होता है। और हमने आपको ये भी बता दिया कि तुलनात्मक रूप से जो है वो लागत कम आती है। तो ये इसके पक्ष में तर्क है। अब आइए जानते हैं विपक्ष में तर्क। विपक्ष में तर्क, तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो तो ये है कि भविष्य में इससे नौकरियां कम हो जाएंगी। भविष्य में क्या हो जाएंगी? इससे नौकरियां कम हो जाएंगी, बैंक ज्यादा रहेंगे नहीं, तो कर्मचारियों की छटनी होना स्टार्ट हो चुकी होगी। आमतौर पर अब आप देख ही रहे हैं कि बैंकिंग क्षेत्र में उतनी नौकरियां नहीं आ रही हैं। तो ये बैंकिंग क्षेत्र में जो रुचि रखने वाले युवा हैं उनके लिए बहुत जटिल समस्या है ये। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि प्रौद्योगिकी भिन्नता, टेक्नोलॉजी भी डिफरेंस हो जाएगी, तो उसके कारण कठिनाई हो सकती है कार्य करने में। और तीसरा जो तर्क है वो भी काफी हद तक बहुत शानदार है कि कम प्रतिस्पर्धा के कारण ग्राहकों को कम कर्ज मिलेगा, कम कर्ज मिल सकता है, ऐसा लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। भाई अभी क्या है, बैंकों की संख्या पर्याप्त मात्रा में थी, ठीक है ना, तो उसमें बैंकों के बीच आपका कंपटीशन चल रहा था। तो कोई 3% पे दे रहा है, कोई 5% पे। ये सारी चर्चा हमने पिछली क्लास में कर रखी है कि अलग अलग बैंकों की अपनी अपनी निर्धारित दरें होती हैं, वो उन पर अपना ब्याज वसूलते हैं उस आधार पे। तो अब जब बैंकों की संख्या सीमित हो जाएगी तो कंपटीशन उस लेवल का रहेगा नहीं, तो प्रतिस्पर्धा जब कम हो जाएगी तो ग्राहकों को कर्ज मिलने में समस्या हो सकती है, या फिर कम इंटरेस्ट रेट पर कर्ज मिलने में समस्या होगी। तो आइए आप जानते हैं सुझाव, यानी आगे की राह। क्या बैंकों का विलय होना चाहिए? ये आप एक केस स्टडी के तौर पर लीजिए। तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय उन्हें एनपीए की समस्या और पूंजी की कमी से बचाने का कोई अचूक उपाय नहीं है मित्रों। मतलब बैंकों का मर्जर कर देना, बैंकों का विलय कर देना एनपीए की समस्या और पूंजी की कमी, इससे बचाने का कोई रामबाण या अचूक उपाय नहीं। इसके साथ हमको अन्य कदम उठाने की भी आवश्यकता है, जैसे सुशासन को बढ़ावा दिया जाए, गवर्नेंस। दूसरी बात है कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, ये होना चाहिए।
भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। तीसरा है कि बैंकों को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्ति मिले, राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्ति मिले। और चौथी चीज है कि उसे पूंजी प्रबंधन जो है वो पर्याप्त मात्रा में प्रदान करने की आवश्यकता होती है। पूंजी प्रबंधन है उसको और लिफ्ट किया जाए। तो ये सुझाव है और ये सब सुझाव जो है आप कहीं पे भी चिपका सकते हैं, कहीं पे भी आप सुझाव दीजिए। शासन को बढ़ावा, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्ति, यसे वगैरह लिख रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो ये सब सुझाव आप हमेशा हर जगह लगभग दे सकते हैं 95% केसेस में। अब आइए अगला टॉपिक देखते हैं मित्रों। तो ये तो हमारी बैंकों के मर्जर की बात हो गई। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं सीबीडीसी। सीबीडीसी फुल फॉर्म इसका है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, ये सब नाम आपने सुने होंगे। सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी 2022-23 के लिए पेश किए गए बजट, वित्त मंत्री जो है हमारी जो निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने भारत के सीबीडीसी की बात कही थी। सीबीडीसी की बात कही। उनके अनुसार यह डिजिटल मनी, डिजिटल अर्थव्यवस्था को क्या करेगी, बढ़ावा देगी। ये एक डिजिटल मनी है, तो ये क्या काम करेगी, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी, उसको बूस्ट करेगी, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी। दुनिया में सबसे पहले बहामास द्वारा सीबीडीसी को 2020 में शुरू किया गया था। सबसे पहला कंट्री यही था, बहामास। तो इसके द्वारा इसको शुरू किया गया था। अब आइए जानते हैं कि सीबीडीसी है क्या। सीबीडीसी है क्या? सीबीडीसी डिजिटल रूप में केंद्रीय बैंक द्वारा जारी एक लीगल टेंडर है। जो मुद्राएं होती हैं, जो नोट्स होते हैं, वो सब लीगल टेंडर होते हैं। टेंडर लिखता है लीगल टेंडर। आपने नोटबंदी के दौरान मोदी जी की घोषणा सुनी होगी। उन्होंने कहा था कि आज 12 बजे के बाद से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर में नहीं रहेंगे। ठीक है, आगे मैं इस पे मुद्रा जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो उस पर विस्तार से चर्चा करूंगा कि लीगल टेंडर क्या होता है। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, इतना अभी यहाँ के लिए आपका काम चला देगा। ठीक, जो भी नोट्स हैं, जो भी करेंसी है, वो सब लीगल टेंडर होती है, जो हमारे यहाँ चल रही है, अब किसी भी कंट्रीज में चल रही है। मैंने आपसे कहा कि सीबीडीसी डिजिटल रूप में केंद्रीय बैंक द्वारा जारी एक लीगल टेंडर है, जिसे डिजिटल वॉलेट में रखा जाएगा। डिजिटल वॉलेट, इसको आप पर्स में लेके नहीं टहलेंगे, डिजिटल वॉलेट में रखा जाएगा। और इस डिजिटल वॉलेट की निगरानी हमारे यहाँ आरबीआई द्वारा की जाएगी, अर्थात केंद्रीय बैंक द्वारा की जाएगी। हमारी जो डिजिटल करेंसी है वो अलग है दुनिया की डिजिटल करेंसियों से। ठीक है ना, अभी ये 2022-23 का जो बजट हुआ था उसके दौरान ही हुआ था। तो अब आइए ध्यान देते हैं कि ये सीबीडीसी के फायदे क्या हैं मित्रों। फायदे नंबर 1, यदि डिजिटल करेंसी से पेमेंट किया जाता है तो ये एक फाइनल सेटलमेंट होगा। जैसे आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो वैसे ही सेम टू सेम आपका पेमेंट रहेगा डिजिटल करेंसी के माध्यम से। ठीक है, फाइनल सेटलमेंट की तरह ही माना जाएगा। और इसमें नंबर 2, सभी भुगतान जो होंगे वो अंतिम होंगे। सभी भुगतान अंतिम होंगे, मध्यवर्ती नहीं होंगे। सभी भुगतान अंतिम होंगे, मध्यवर्ती नहीं। सभी भुगतान क्या होंगे, अंतिम होंगे, मध्यवर्ती नहीं होंगे। जैसे बीच में संस्थाएं आ जाती हैं, वो उस पेमेंट को क्लियर करती है, जबकि डिजिटल करेंसी के केस में ऐसा कुछ नहीं है। और ये जैसे आप यूपीआई वगैरह से पैसा भेजते हैं तो कभी कभी फंस जाता है तो दिक्कत होती है, सांस ऊपर नीचे आने लगती है। तो इसमें ये सब प्रक्रिया नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है, अपने आप में ही एक करेंसी है। ठीक है, ये एक ही बार में सारा खेल खत्म, फाइनल हो जाएगा।
और तीसरा फायदा ये है कि घर बैठे आप कहीं पे भी, विदेशों में भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अमेरिका में पेमेंट करना है डिजिटल डॉलर में कर दो, ब्रिटेन में करना है डिजिटल पाउंड में कर दो। तो ये तीसरा फायदा है इसमें। चौथा फायदा, आप इसमें टैक्स चोरी नहीं कर सकते हैं, टैक्स चोरी नहीं होगी, टैक्स चोरी नहीं होगी। पांचवें में आप ये कह सकते हैं कि हवाला और टेरर फंडिंग को रोका जा सकता है इसके जरिए, क्योंकि पेमेंट मेथड क्या है, ऑनलाइन है, तो इसे आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। तो पता चल जाएगा कि इतनी बड़ी मात्रा में पैसे कहां से आ रहे हैं और किस उद्देश्य से आ रहे हैं। तो ये मित्रों डिजिटल करेंसी के फायदे हैं, हमारे CBDC के फायदे हैं। अब आइए नुकसान पे चर्चा कर सकते हैं हम लोग। चुनौतियां क्या है? चुनौतियां, तो पहली चुनौती तो ये है कि तकनीकी के कारण स्कैम और फ्रॉड की अपार संभावनाएं हैं। तकनीकी के कारण स्कैम और फ्रॉड की संभावनाएं। दूसरा, लोग अपनी जमाओं को डिजिटल करेंसी के रूप में बदलना चाहें, तो फैसिलिटी RBI देगा आपको, बदलना चाहेंगे, जिसके फलस्वरूप बैंकों की क्रेडिट क्रिएशन, साख सृजन क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, पड़ सकता है, ऐसा लिखिए आप लोग। पड़ेगा थोड़ा सा अतिवादी विचार माना जा सकता है, तो हमको अतिवादी नहीं होना है। और तीसरी चुनौती जो है इसमें CBDC के मामले में, वो ये है इसके इस्तेमाल इंटरनेट की अच्छी स्पीड जरूरी है। और आप जान रहे हैं हमारे यहाँ के इंटरनेट की स्पीड की हालत क्या है। चौथी चीज है, इससे छद्म युद्ध को भी बढ़ावा मिल सकता है, चाइना वगैरह इसका मिसयूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए जब शुरुआती दौर में देश लागू कर रहे थे, तो हम तो अभी कर रहे हैं 2022 में जाके, तो RBI इसको इसी वजह से जो है वो अलाउ नहीं कर रहा था। तो ये मित्रों हमने CBDC की बात कर ली। चलिए आपसे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, और आपसे पुनः निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ज्यादा से ज्यादा लोग के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।